नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चुनावी यात्रा में आज हम आपको लेके चलते हैं पश्चिमी यूपी, जहां का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। क्योंकि पश्चिमी यूपी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये जाट लैंड है, यानी कि अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और अभी तो देश की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के मिमिक्री का मुद्दा लगातार बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है, इस बीच में आखिर अब जो जाट वोटर्स हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आज हम उसी पश्चिमी यूपी की मेरठ सीट की बात करेंगे और इस हमारी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर मेरठ का सियासी समीकरण क्या है, यहां का इतिहास क्या है और साथ ही सियासी लिहाज से यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट से। मेरठ लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। ऐतिहासिक क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब। खेल नगर का इतिहास और भूगोल। सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण। किसकी लहर और किसका असर। गंगा यमुना के बीच बसा मैं ऐतिहासिक शहर मेरठ हूं। मैं पश्चिमी यूपी का व्यापारिक केंद्र हूं। गंगा और यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण वैदिक काल से ही मैं मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। मेरा नाम संभवतः महाराष्ट्र से विकसित हुआ, यानी मय का प्रदेश। मैं हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का राजा था। उसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो कि रामायण महाकाव्य में राम के विरोधी के रूप में था। महाभारत काल में मैं कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर था, जो कि वर्तमान में मेरे ही क्षेत्र में आता है। मध्य युग से मेरी इंद्रप्रस्थ से निकटता से भारत के राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरी ओर इतिहासकारों का ध्यान सबसे पहले तब गया जब मेरे बहादुर जाबाजों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और तैमूर की सेनाओं से कड़ा मुकाबला किया। उस समय मैं दिल्ली के शासकों के अधीन था। अंग्रेजों के सत्तासीन होने के बाद मैं एक बड़ा सेना का केंद्र रहा। 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों का विद्रोह मेरे यहां से ही शुरू हुआ था। उन्होंने मेरठ शहर पर एक दिन में ही नियंत्रण कर लिया और दिल्ली के लाल किले की ओर कूच कर दिया, जो कि संपूर्ण भारत पर नियंत्रण का घोतक था। उनके इस अभियान में साधारण लोग भी शामिल होते चले गए और देशभक्ति के नारे लगाते चले गए। अगली सुबह लाल किला स्वाधीनता सेनानियों के कब्जे में था। मेरठ से आरंभ हुई ये चिंगारी शीघ्र ही संपूर्ण देश में ज्वाला के रूप में फैल गई और स्वाधीनता के राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लिया। अंग्रेजों को इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में 1 वर्ष का समय लगा। मेरठ से आरंभ हुए स्वतंत्रता के आंदोलन ने संपूर्ण देश के राष्ट्र प्रेमियों को सदैव प्रेरित किया। कालांतर में 19वीं शताब्दी में यही आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शक बना। कृतज्ञ राष्ट्र ने साल 2007 में स्वतंत्रता के इस आंदोलन की 150वीं वर्षगांठ अत्यंत भव्य रूप में आयोजित कर आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे भारत का खेल नगर भी कहते हैं, जिसकी वजह से मेरे यहाँ विशाल खेल उद्योग का होना है। मेरा मोदीनगर राष्ट्रीय राजधानी के निकट एक बड़े शिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। सुनहरे और गौरवशाली इतिहास के साथ साथ आजादी के बाद मेरा संसदीय इतिहास भी उज्जवल रहा। 1952 के देश के पहले लोकसभा चुनाव में मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में बटा था: मेरठ पश्चिम, मेरठ दक्षिण और मेरठ उत्तर पूर्व। मेरठ पश्चिम सीट से पहली बार कांग्रेस के खुशीराम शर्मा सांसद बने, तो वहीं मेरठ दक्षिण से कांग्रेस के टिकट पर कृष्णचंद्र शर्मा ने चुनाव जीता। मेरठ उत्तर पूर्व से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े शहनवाज खान यहां से सांसद बने। 5 साल बाद 1957 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुनाव कराए गए, तो तीनों सीटों को एक कर मेरठ लोकसभा सीट का गठन किया गया। इस चुनाव में कांग्रेस ने मेरे यहां शाहनवाज खान को फिर से चुनाव मैदान में उतारा और वो लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। तीसरी लोकसभा चुनाव में भी मैं कांग्रेस के कब्जे में रही और मेरे यहां शाहनवाज खान ने जीत की हैट्रिक लगाई। 1962 के चुनाव में उन्होंने क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार महाराज सिंह भारती को शिकस्त दी। 1967 तक कांग्रेस का गढ़ रहने के बाद 1967 के चुनाव में इसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने ध्वस्त किया और 1962 में हार के बाद महाराज सिंह भारती पहली बार मेरे यहां सांसद चुने गए। 1971 के लोकसभा चुनाव में
शहनवाज खान ने अपनी हार का बदला लिया और 5वीं लोकसभा में शहनवाज ने फिर से जीत अपने नाम लिखी और चौथी बार मेरे सांसद बने। 1977 में जब पूरे देश में इंदिरा विरोधी चुनाव हुए तो कांग्रेस को मेरे यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। इस बार मेरे यहाँ भारतीय लोकदल के कैलाश प्रकाश ने शहनवाज खान को लंबे अंतराल से हराया और सांसद बने। 1980 में कांग्रेस ने बाराबंकी की मोहसिना किदवई को मेरे यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। मोहसिना कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रही और उन्हें मेरे यहाँ पहली महिला सांसद बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। वो यहाँ से लगातार 2 बार 1980 और 1984 में मेरे यहाँ सांसद चुनी गई। 1989 में मोहसिना किदवई से मेरे मतदाताओं ने दूरी बना ली और जनता दल की लहर में जनता दल के टिकट पर मेरे यहाँ हरीश पाल चुनाव जीते। 1991 में हिंसा के कारण मेरे यहाँ चुनाव नहीं हुआ। इसके बाद 1994 में हुए चुनाव में मेरे यहाँ पहली बार बीजेपी ने खाता खोला और बीजेपी के अमरपाल सिंह मेरे यहाँ सांसद चुने गए और उन्होंने 1994, 1996 और 1998 में जीत की हैट्रिक लगाई। 1999 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने फिर वापसी की। इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने जीत हासिल की। इसके बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने खाता खोला और बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद अखलाक ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2009 में बीजेपी और राजेंद्र अग्रवाल का गढ़ बन गया। राजेंद्र अग्रवाल मेरे यहाँ जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और उनकी काट अभी कोई भी पार्टी नहीं ढूंढ पाई है। मेरे यहाँ अब तक कुल हुए 18 लोकसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। बसपा ने मेरे यहाँ 1 बार खाता खोला है, लेकिन मेरे मतदाताओं ने कभी क्षेत्रीय दलों को मौका नहीं दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसी लहर का असर नहीं होता। यही वजह है कि मेरे यहाँ राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी करीब 34,43,689 है। इसमें 18,25,743 पुरुष और 16,17,946 महिलाएं हैं। इनमें 64% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी। मेरी साक्षरता दर 72.84% है। मेरे यहाँ 8,074% पुरुष और 63.98% महिलाएं साक्षर हैं। मेरे यहाँ 19,64,388 मतदाता हैं। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर हैं। महिला वोटरों की संख्या मेरे यहाँ 8,50,525 है, जबकि पुरुष मतदाता 10,21,485 हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। मेरे क्षेत्र में यूपी की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट शामिल है। इनमें से हापुड़ सुरक्षित सीट है जो हापुड़ जिले में आती है। वहीं चारों सीटें मेरठ जिले में है। 2022 के लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में 3 बार बीजेपी और 2 सीटें सपा का कब्जा रहा है। किठौर से सपा के शाहिद मंजूर विधायक हैं, जबकि मेरठ कैंट से बीजेपी के अमित अग्रवाल विधायक हैं। वहीं मेरठ से सपा के रफीक अंसारी विधायक हैं। मेरठ दक्षिण से बीजेपी के सुमेंद्र तोमर और हापुड़ सुरक्षित सीट से बीजेपी के विजयपाल आड़ती विधायक हैं। कांग्रेस और सपा यहां एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। बात अगर जातीय समीकरण की करें तो मेरे यहां चुनाव हिंदू, मुस्लिम और जाति के नाम पर होते रहे हैं। मेरठ में मुस्लिम, दलित, गुर्जर वोटरों की संख्या अच्छी तादाद में है। इसकी वजह से यहां अपराध का ग्राफ भी काफी हाई रहता है और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। मेरठ में धार्मिक समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हिंदू 63.40% के आसपास हैं और मुस्लिम 34.43% के आसपास हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो इलाके में वैश्य वोटरों का काफी प्रभाव है। इनके अलावा ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी प्रभावशाली है, जबकि दलित वोटर भी बड़ी तादाद में है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ 2.25 लाख वैश्य वोटर, ठाकुर मतदाता 60,000, ब्राह्मण 1.5 लाख, वहीं जाट 1 लाख के करीब है। गुर्जर मेरे यहाँ 90,000 के करीब है। वहीं मुस्लिम 5.5 लाख के आसपास हैं। वहीं दलित मतदाता 3 लाख, पंजाबी 50,000, पिछड़े व अन्य करीब 4 लाख वोटर हैं। मुस्लिम दलित समीकरण को आधार पर कांग्रेस यहाँ 7 बार जीतने में कामयाब रही है। वहीं मुस्लिम वोटों के बंटवारे से यहाँ बीजेपी 6 बार जीतने में कामयाब रही। यही नहीं, मुस्लिम दलितों के मेल से यहाँ बीएसपी भी 1 बार जीतने में कामयाब रही है। मेरठ हापुड़ लोकसभा से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल लगातार 3 बार से सांसद हैं। राजेंद्र अग्रवाल की गिनती बीजेपी के सीनियर सांसदों में होती है। वो लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल में भी शामिल हैं।
लहर कोई भी रही हो, राजेंद्र अग्रवाल जीतने में कामयाब रहते हैं। 2014 की मोदी लहर में वो दूसरी बार चुनाव जीते थे। इस चुनाव में उन्हें 5,32,981 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 48% था। दूसरे नंबर पर बसपा के मोहम्मद शाहिद अखलाक रहे थे, जिन्हें कुल 3,06,55 वोट हासिल हुए, जो कुल मतदान का 27% था। तीसरे नंबर पर सपा के शाहिद मंजूर रहे थे, जिन्हें इस चुनाव में 2,11,759 वोट मिले। उनका वोट शेयर 19% रहा था। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र अग्रवाल का गढ़ भेदने के लिए यहां फिल्म अभिनेत्री नगमा को उतारा था। नगमा को इस चुनाव में 42,911 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर करीब 4% रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन की वजह से राजेंद्र अग्रवाल के सामने चुनौती बड़ी थी। इस बार उनकी जीत का अंतर काफी घटा, लेकिन इसके बावजूद सपा बसपा गठबंधन राजेंद्र अग्रवाल को मात नहीं दे सका। इस बार राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार बसपा के हाजी याकूब को 5,81,455 वोट मिले थे। इस तरह बीएसपी उम्मीदवार की 5,000 से भी कम वोटों से हार हुई। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र अग्रवाल को 34,000 वोट ही मिले थे। मेरठ बीजेपी का गढ़ है। मेरठ बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपना पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय भी यहीं बना रखा है। दूसरी तरफ सपा सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर जैसे बड़े नेता भी यहीं से आते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस गढ़ में विपक्षी दल किस तरह सेंधमारी कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो क्रांति भूमि कहे जाने वाले मेरठ में राजनीतिक क्रांतियां भी कम नहीं हुई है और यही वजह है कि लगातार मेरठ ने कई बड़ी क्रांतियां झेली हैं। लेकिन इस सीट का जो सियासी समीकरण है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि बेहद दिलचस्प है। फिलहाल पिछले 3 चुनावों से लोकसभा की ये सीट भाजपा के कब्जे में है और 2024 का चुनाव नजदीक है। इस बार यहां का सियासी समीकरण क्या खेल करता है और क्या एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के कब्जे में जाएगी या फिर विपक्षी दल इस बार इस सीट पर फतह करने में कामयाब होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।